हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आपने इससे की जो भी पहली वीडियो है वो जरूर देखी हो। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने सीएजी, महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में पढ़ा था और हमने आपको लास्ट में ये भी बताया था कि जो लोकसभा का चैप्टर है उसे हम अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो संसद है और संसद में तीन पार्ट होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। तो आज सबसे हमारा जो पहला है बिंदु वो है लोकसभा। तो संसद का जो पहला पार्ट है लोकसभा, इससे हम पढ़ेंगे। लोकसभा जैसे आपको क्लियर होगा, ये लोगों की जो लोग हैं उनकी सभा है और इसका एक टाइम पीरियड होता है जो 5 साल का होता है और लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है। चलिए, तो इससे संबंधित नोट्स देखते हैं हम। संसद संघीय सरकार का विधायी अंग। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो संसद है वो सरकार का विधायी अंग है। विधायी अंग क्यों कहा जाता है? तो विधायी अंग कहने का अभिप्राय है कि जो संसद है मुख्यतः जो लोकसभा, राज्यसभा और जो राष्ट्रपति है, जो विधि निर्माण की प्रक्रिया होती है वो हमारी संसद के द्वारा की जाती है। किसी विधेयक को पारित करना, क्योंकि संसद के द्वारा पारित होने के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप धारण करता है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। मुख्यतः अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे समानांतर दो सरकारों की व्यवस्था की गई है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर जो विधि निर्माण का कार्य है वो संसद के द्वारा किया जाता है और मैंने आपको बता ही दिया कि संसद में एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति, तीनों शामिल होते हैं। मैं आपको यहाँ पे तुलना करके बता देता हूँ। इसी तरह जो राज्यों में है उसे हम विधानमंडल कहते हैं या विधायिका कहते हैं, जिसमें एक तो विधानसभा होती है और दूसरी होती है विधान परिषद और राज्यपाल। तीनों से मिलकर राज्य की जो विधायिका है उसका गठन होता है। तो जो केंद्र स्तर में जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है उसका जो कार्य है संसद के द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद से संबंधित प्रावधान किए गए। संविधान का जो भाग 5 है वो एक शब्द की बात करता है और वो शब्द है संघ। संघ में जो पहला अध्याय है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और से संबंधित है, वो राष्ट्रपति से संबंधित है। और जो दूसरा अध्याय है वो संसद की बात करता है। जो दूसरा अध्याय है वो अनुच्छेद 79 से 122 तक संविधान में जो अनुच्छेद है उनका उल्लेख किया गया है। और जो अनुच्छेद 79 है वो संसद की बात करता है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी। तो अनुच्छेद जो 79 है वो क्या कह रहा है कि संघ के लिए संसद होगी। जो राष्ट्रपति यानी जो हमारी संसद है उसमें एक तो राष्ट्रपति शामिल होगा और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो मुख्यतः जो अनुच्छेद 79 है वो संसद की बात करता है और संसद में एक तो राष्ट्रपति होगा और 2 सदन होंगे। 2 सदनों में एक लोकसभा और दूसरी होगी राज्यसभा।
जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अनुच्छेद जो 81 है, 81 के अनुसार लोकसभा राज्यों से 530 से अनधिक, यानी जो राज्य है हमारे, वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्यों से 530 सदस्यों का निर्वाचन होगा और साथ ही संघ राज्य क्षेत्रों से 20 मेंबर चुने जाएंगे। तो मुख्यतः टोटल कितने, तो 550 मेंबरों का निर्वाचन होता है। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो अनुच्छेद 331 के तहत उसके द्वारा लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था थी। 2019 से पहले संसद में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था और वो 2 सदस्य कौन से होते थे, तो वो 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय, अब एक शब्द आता है आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय का अभिप्राय होता है कि किसी व्यक्ति का जो पिता है वो ब्रिटिश हो या यूरोप का हो और जो माता है वो भारतीय हो, तो वो एक आंग्ल भारतीय। इस संबंध में संविधान में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम कब, तो 2019 में लाया गया था और आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था को अनुच्छेद 334 के तहत निर्धारित तिथि यानी संविधान के प्रारंभ से वर्ष 17 वर्ष तक अर्थात 25 जनवरी 2020, बार बार हमने इसको बढ़ाया था संविधान संशोधनों के माध्यम से, लेकिन हमने 25 जनवरी 2020 को इसे समाप्त कर दिया, इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। इस प्रकार आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था अब निष्प्रभावी हो गई है। निष्प्रभावी का अभिप्राय कि अब 2 जो आंग्ल भारतीय चुने जाते थे अब उनका प्रावधान हटा दिया गया है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो एक जो प्रावधान है वो है जनसंख्या। तो भारत में जो लोकसभा का जो सदन है उसमें राज्यों को जो जनसंख्या है, राज्यों को जो सीटें हैं वो जनसंख्या के हिसाब से निर्धारित होती है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। तो जो लोकसभा में जो अभी हमें सीट देखने को मिलती है विभिन्न राज्यों की, उनका जो आधार है वो 1971 की जनगणना है और इसमें जो चेंजेस किया जाएगा वो 2026 के बाद किया जाएगा। हमने संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा प्रावधान किया था। जबकि प्रत्येक राज्य का जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन 2001 की जनगणना 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 पर आधारित है। अब जी क्या कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूँ आपको। मुख्यतः मान के चलिए कि एमपी में 29 सीटें हैं, तो जो एमपी में 29 सीटें हैं उनका जो आधार है वो 1971 की जनगणना है। लेकिन 2001 में हमने क्या किया कि मान के चलिए कि एमपी में 29 सीट हैं, तो एमपी के अंदर जो जनसंख्या में जो परिवर्तन है
यानी किसी जिले की जनसंख्या बढ़ गई, किसी जिले की जनसंख्या कम हो गई, तो उसके आधार पर हमने दोबारा उसका परिसीमन किया। टोटल 29 ही रही, लेकिन जो जनसंख्या का फेरबदल हुआ था मध्य प्रदेश में अंदर, उसका हमने आधार 2001 की जनगणना को लिया। बाद में संशोधन करके उसका परिसीमन हुआ। उसके बाद हमने इधर उधर करके और एक समान जनसंख्या के आधार पर सीटों का वितरण किया। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एमपी की जो सीट है वो 30 ही रहेंगी, उनमें कोई अंतर नहीं होगा। मैं ऐसे बता देता हूँ, जैसे ग्वालियर से पहले 4 सीटें मान के चलिए, हमारा एक एमपी का एक जिला है ग्वालियर, तो ग्वालियर से 4 सीटें हैं। तो जो 4 सीटें हैं उनमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं या उनका डिवीजन है, उसमें परिसीमन किया गया और द्वारा हमने उसे पुनः परिसीमन के माध्यम से वितरित कर दिया जनसंख्या के आधार पर। 84वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2024 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यथावत रहेगा। हमने 84वां संविधान संशोधन किया 2001 में, और हमने निर्धारित कर दिया कि 2026 में जो जनगणना होगी, जो अभी बाद में 2027-28 तक कंप्लीट हो पाएगी, कोरोना की वजह से लेट और कई कारणों से लेट हुई है, उसके पश्चात ही पहली जनगणना की जब हम सुसंगत आंकड़े आएंगे तब क्या करेंगे, तो परिवर्तन करना होगा। तो मुख्यतः आप ये ध्यान रखिए कि जो हमारी सीटों का लोकसभा में आधार है वो 1971 की जनगणना है, राज्यों में जो आधार है वो 2001 की जनगणना, और इसका प्रावधान हमने 87वीं संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया हुआ है। 84वां संविधान संशोधन कहता है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर है, जो सीटों का पुनः वितरण किया जाएगा वो 2026 के बाद किया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट में लग रहा है समझ में आ गया हो। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा की जो अवधि है प्रथम अधिवेशन से के लिए जो नियत तारीख है उससे 5 वर्ष होगी। तो आप ये कंफ्यूज नहीं रखना है आपको कि जो लोकसभा की अवधि चुनाव के बाद हो जाती है, नहीं। जिस दिन से लोकसभा का प्रथम अधिवेशन होगा उस दिन से आने वाले 5 वर्षों का जो लोकसभा का है वो कार्यकाल होगा। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। अच्छा, ये भी है कि अगर जब लोकसभा में किसी दल को बहुमत नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसे विघटित करके पुनः लोकसभा के निर्वाचन की घोषणा कर सकते हैं, जो निर्वाचन आयोग के माध्यम से की जाती है। या फिर जब प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश करता है, जैसे मैं उदाहरण बता दूं कि जब बांग्लादेश से युद्ध हुआ तो उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी। जब बांग्लादेश से युद्ध जीत गए हम, जब 1971 में पाकिस्तान से युद्ध जीते और बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो उस समय पूरे देश में प्रधानमंत्री के प्रति एक सकारात्मक माहौल था। उस समय इंदिरा गांधी जी को लगा कि एक अच्छा समय और चुनाव हम दोबारा करा लेते, तो उन्होंने राष्ट्रपति जी को लोकसभा के विघटन की सिफारिश करी और चुनाव करवाया। तो इंदिरा जी बहुत बहुमत से भी दोबारा चुनी गई। आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में होने पर संसदीय विधि द्वारा
संसद की जो अवधि है एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। एक प्रावधान और है कि जब भारत में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तो उस समय, क्योंकि ये आपात स्थिति है और उस समय निर्वाचन कराने में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि अगर संसद सिफारिश करती है तो जो लोकसभा की अवधि है वो एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। हमने देखा भी है आपातकाल का जो लगा था उस समय लोकसभा का कार्यकाल और राज्य की विधानसभाओं का कार्यकाल भी बढ़ाया गया था। आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर या न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। यानी जब आपातकाल हट जाता है तो उसके 6 माह के अंदर हमें उसका निर्वाचन कराना हो। जो हमने कार्यकाल बढ़ाया था 1 साल के लिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जब वो गाँव में सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए। लोकसभा का और राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो 25 वर्ष का होना चाहिए। राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे 30 वर्ष का होना चाहिए। और राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का चुनाव लड़ना चाहता है और उपराष्ट्रपति तो कम से कम उसे 35 साल का होना चाहिए। लोकसभा का जो स्थगन है वो अध्यक्ष करता है। स्थगन का अभिप्राय है कि जैसे लोकसभा चल रही है और अब दूसरी बैठक कब होगी इसको बिना बताए जो लोकसभा अध्यक्ष है उसे स्थगित कर देता है तो उसे स्थगन कहते हैं। जबकि शस्त्रावसान और विघटन, तो वो दोनों में फर्क है। स्थगन से ना तो संसद विघटित होती है, स्थगन का अभिप्राय इतना है कि जो अगली संसद की बैठक होगी उसकी तिथि निश्चित नहीं की गई है। शस्त्रावसान का अभिप्राय होता है कि जो संसद लोकसभा का जो सदन का जो जैसे अभी वर्तमान में जो सत्र चल रहा है तो उसका सत्र समाप्त हो जाता है। शीतकालीन सत्र चल रहा है जो अभी वर्षा वाला। विघटन का अभिप्राय होता है कि लोकसभा का को विघटित कर देना और विघटन के बाद हमें नए चुनाव कराने होते हैं। लेकिन जो शस्त्रावसान और जो विघटन है वो राष्ट्रपति करता है, ये आपको अंतर देखना है। और स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो लोकसभा के सदस्यों में से किया जाता है। तो जो लोकसभा की जो स्पीकर होता है और जो डिप्टी स्पीकर होता है उनका चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। अनुच्छेद 94 बी यानी ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। कौन सा? तो अनुच्छेद 94 बी के अनुसार। ठीक है। अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष को अगर हमें हटाना है तो लोकसभा के जो सभी सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। इसमें एक चीज है वो सभी। तो इसमें सभी का प्राय के जैसे लोकसभा में जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं उनका हमें बहुमत चाहिए। यहाँ पे कुल जनसंख्या का बहुमत नहीं, केवल उस समय जो उपस्थित है उनका बहुमत।
अनुच्छेद 94 सी के अनुसार। अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे। अब ये क्या मैटर है? तो ये मैटर है कि जैसे अध्यक्ष को अगर हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उस समय जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष का पद धारण करेगा, एक सामान्य सदस्य की तरह लोकसभा में बैठ सकता है और अपना पक्ष भी रख सकता है, लेकिन उस समय वो मतदान नहीं कर सकता तथा अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथम मत देने का अधिकार तो होगा, किंतु बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। अभी क्या है, ये है कि जैसे जो स्पीकर है, अध्यक्ष है, वो अपना जो वोट देगा वो पहले देगा, लेकिन जो अध्यक्ष होता है उसे बाद में जब वोटिंग बराबर हो जाती है तो उस समय भी अधिकार होता है मत देने का, तो उसका प्रयोग नहीं करेगा, वो केवल पहली मत देगा क्योंकि वो मेंबर है उसका, यानी सदस्य है उसका। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो ऑफिशियली लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, तो उस हैसियत से वो मतदान देगा। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अन्य विषयों पर प्रथमतः मत नहीं देते तथा वे अपने निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर अर्थात टाई हो जाते हैं। तो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो अपने जो निर्णायक मत का प्रयोग तब करते हैं जैसे मान के चलिए कोई विधेयक लाया गया और 100 सदस्य हैं तो 50 सदस्य और 50 सदस्य बराबर हो गए, तो अब डिसीजन लेने में समस्या उत्पन्न हुई तो उस समय वो निर्णायक मत का प्रयोग करेगा जिससे कि जो विधेयक है वो पारित हो जाए। ठीक है। और ये प्रावधान किसमें? तो अनुच्छेद 100 में। लोकसभा सचिवालय, लोकसभा एक सचिवालय होता है, राज्यसभा का भी अपना सचिवालय होता है, प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। अब एक शब्द आता है प्रोटेम स्पीकर। तो आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। तो जो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? मान के चलिए लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद पहली बैठक हुई, पहली बैठक में जो वरिष्ठ मेंबर होता है उसे प्रोटेम स्पीकर के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका जो केवल कार्य है मात्र इतना है कि जो सदस्य हैं उन्हें शपथ दिलवाना और जो नया अध्यक्ष नियुक्त होता है तब तक कार्य करना, उसके बाद इसका पद समाप्त हो जाता है। नव निर्वाचन सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो मैंने आपको बताई दिया। अब एक है अनुच्छेद 85(1). तो 85(1) के अनुसार लोकसभा एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो। तो हमारे जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 85 में बताया गया है क्लियरली कि लोकसभा की जो बैठक है उसमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी एक साल में कम से कम 2 बार लोकसभा को बैठना होगा, कम से कम, और अधिक से अधिक कितनी बार हो सकता है। इसी प्रकार लोकसभा कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाने आवश्यक है। अनुच्छेद
103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति जो के लिए दोनों के समान है, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होगा। इस ये क्या है, तो ये है कि जो लोकसभा में, एक सेकंड, लोकसभा में 550 मेंबर है। अब कोई बैठक हुई तो उसमें कम से कम बैठक उपस्थित होने के लिए 1/10, 1/10 का मतलब है कि 55, तो कम से कम 55 मेंबर होंगे, उसके बाद ही उसमें कार्यवाही शुरू होगी। इसी तरह राज्यसभा, तो राज्यसभा में 245 का 1/10 ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। आवश्यक है अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा यानी 1/10, ठीक है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है, यानी विपक्षी दल का जो नेता होता है तो उसे मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 1/10 यानी 55 मेंबर चाहिए, जो वर्तमान में हमारे राहुल गांधी जी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि 80 देता है, तो सबसे ज़्यादा जो लोकसभा में मेंबर है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, और वो कितने हैं, तो 80 मेंबर है। पूछता है वो प्रश्न, सही जोड़ी मिलाने के लिए भी देता है, जब आप उत्तर प्रदेश का पीसीएस, आरओ या फिर अदर स्टेट का पीसीएस देते हैं तो बस सीधे प्रश्न पूछता है। तो लोकसभा में जो उत्तर प्रदेश से जो संख्या है वो 80, महाराष्ट्र से 48 है, कितनी, तो महाराष्ट्र से 48 है, पश्चिम बंगाल से 42। तो आपको ये तीन तो जरूरी ध्यान रखने हैं कि यूपी से 80, महाराष्ट्र से 48 और पश्चिम बंगाल से कितनी है, तो 42। वर्तमान में 6 जनवरी 2022 से लोकसभा निर्वाचन के लिए जो प्रत्याशी होता है उसके जो चुनाव की व्यय की जो अधिकतम सीमा है 95 लाख रुपए, कुछ राज्यों या संघीय क्षेत्रों में 75 लाख रुपए जो छोटे। इसी तरह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपए, कुछ संघीय या राज्य क्षेत्रों में 28 लाख रुपए, जैसे गोवा है और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं। तो क्या देगा आपने, 95 लाख रुपए लिमिट है चुनाव खर्च की लोकसभा में, और 40 लाख है विधानसभा में। लोकसभा का जो प्रथम चुनाव है पूछता है वो कब हुआ था, तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हमने प्रथम लोकसभा का चुनाव कराया था। 25 अक्टूबर, फैक्ट है आपको देखने पड़ेंगे, 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक। एक प्रश्न वो कई बार पूछ चुका है कि जो पहली लोकसभा थी वो उसमें कितनी सीट थी, तो 489। कई बार प्रश्न पूछता है वो, आपको ध्यान रखना है, 489, ठीक है। अभी हरियाणा का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें यही प्रश्न पूछा था। प्रथम लोकसभा का जो अधिवेशन है वो कब हुआ, तो 13 मई 1952 को, यानी 21 फरवरी 1952 को चुनाव हुआ और 13 मई 1952 को प्रथम बैठक हुई। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी हम जीवी मावलंकर भी बोलते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तथा 27 फरवरी 1956 तक, यानी अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे।
पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंत सैनम अयंगर लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे, जो कि द्वितीय लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर को पद से हटाने हेतु प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। लोकसभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष है वो मीरा कुमार, और वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला है। तो जो करंट का है, जो इनका कार्यकाल है वो दूसरी बार है। तो प्रश्न पूछता है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार है। वर्तमान में कौन है, तो ओम बिरला है। और पहले कौन है, तो जीवी मावलंकर। ठीक है, इस तरीके से आपका जो नोट्स हैं वो क्लियर हो गए। अब इसके बाद अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। वो पूछ रहा है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हमने देखा था कि लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, 21 वर्ष है किसके लिए, तो 21 वर्ष से जो सरपंच का गांव में पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उसके लिए, और जो 18 वर्ष है वो मतदान के लिए। और पहले कितनी थी, तो 21 थी, 21 से हमने 18 कर दी, और ये करी थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 84 बी के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है, तथा राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। ठीक है, संसद सदस्य, एक प्रश्न समझिए क्या कह रहा है। संसद के जो सदस्य हैं बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। संसद सदस्य तो 25 वर्ष। अब उसने क्लियर नहीं दिया है, लेकिन हम संसद की जगह हम लोकसभा ही मानेंगे। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, 21 वर्ष पंचायतों के चुनाव के लिए, और 18 वर्ष मतदान के लिए। ठीक है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु का से कम का नहीं होना चाहिए, तो 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, 21 वर्ष पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए, 18 वर्ष मतदान के लिए। कौन सा, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, एकदम क्लियर। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न अच्छी तरीके से पढ़िए। वो कह रहा है कि गलत कौन सा है। तो पहला पढ़ते हैं कि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। तो एक जो शब्द है वयस्क मताधिकार, पहले तो देखिए कि सही है। तो वयस्क मताधिकार का अभिप्राय है कि जो मतदान है सभी लोगों को प्राप्त होगा, और दूसरी बात जो मतदान है वो एक व्यक्ति को एक मत, यानी एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लागू किया जाएगा। और वयस्क का मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों को मतदान का अधिकार होगा। वर्तमान में जो बिहार में SIR चल रहा है, विशेष पुनरीक्षण, जो उसका जो मामला है वो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो आप उससे संबंधित इसे देख सकते हैं। दूसरा है कि निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये भी सही है। तीसरा है कि निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की जो सूची है
को राष्ट्रपति के निर्देशन यानी राष्ट्रपति के ऑर्डर पर और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, तो ये गलत है। क्योंकि जो मतदाताओं के लिए जो सूची होती है वो राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। चौथा पूछ रहा है, वो कह रहा है कि निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी बंद उपलब्ध कराते हैं। तो सही है। आपको जानकारी नहीं हो या हो, मैं बता देता हूँ कि निर्वाचन आयोग के पास उसका कोई प्रशासन नहीं होता। निर्वाचन आयोग के जितने भी कर्मचारी होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं समय समय पर जब भी चुनाव होता है। तो भारत में संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूची या निर्वाचक नामावली को तैयार कराने का जो कार्य है वो भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है, अनुच्छेद 324। तो प्रश्नगत कथन सही है। तो जो निर्वाचन आयोग है उसका उल्लेख भाग 15 में है और 324 से लेकर 329 तक विभिन्न प्रावधान दिए गए। ठीक है। वो पूछ रहा है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए जो नामांकन पत्र है वो भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। ठीक है। तो भारत का कोई नागरिक जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की जो मतदाता सूची है उसमें होना चाहिए और हम दाखिल कर सकते हैं। ठीक है। हम व्याख्या देखते हैं। तो लोकसभा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक एक्ट कहते हैं ना, वो की धारा 4 के अनुसार लोकसभा सदस्य के लिए जो निर्वाचन के लिए किसी सामान्य सीट सिक्किम के अतिरिक्त, क्योंकि सिक्किम के लिए हमने विशेष प्रावधान किए हुए, से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन के लिए किसी भी राज्य की अनुसूचित जाति का सदस्य होना तथा किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यानी जो सीट रिजर्व है उन पर वही व्यक्ति लड़ सकता है जो उस कम्युनिटी का सदस्य हो, जैसे एससी के लिए एससी, एसटी के लिए एससी। असम के जो स्वायत्त शासी जिले हैं और जो लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित जो सीटें हैं उस पर नामांकन हेतु उस क्षेत्र की अनुसूचित जाति यानी एससी का होना तथा उसी स्वायत्त शासी जिले यानी जैसे असम के लिए और संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। इसका जो प्रावधान है वो इसलिए किया गया है कि उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व वही व्यक्ति करना चाहिए जो उनसे संबंधित है और उनमें से ही संबंधितता रखता है। जबकि देश की अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु किसी भी राज्य की असम के जनजाति क्षेत्रों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति का सदस्य होना और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है।
जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है वो सामान्य सीट पर भी लड़ सकता है, लेकिन जो आरक्षित सीट है वो उस पर वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसके लिए वो आरक्षित की गई। सिक्किम की लोकसभा सीट पर नामांकन हेतु उसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। वर्ष 2003 में सरकार द्वारा राज्यसभा के लिए निर्वाचन के लिए उसी राज्य में पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये क्या प्रावधान मैं बता देता हूँ। तो पहले ये होता था कि 2003 से पहले कोई राज्यसभा के लिए जो निर्वाचन लड़ता था उसे उसी राज्य में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए था जिस राज्य से वो राज्यसभा में आ रहा है। लेकिन अब वो देश में कहीं भी मतदाता सूची में उसका नाम हो तो भी वो राज्यसभा के लिए आ सकता है। जैसे हमारे जो मनमोहन सिंह है वो असम से और राजस्थान से, बाद में राजस्थान से, लेकिन पहले असम से राज्यसभा के सांसद रहे थे। पूछ रहा है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है। तो हमने देखा था कि गरीबी नहीं है, भाषा भी नहीं है, क्षेत्रफल भी नहीं, जिन जो सीटों का आधार है वो है जनसंख्या, पॉपुलेशन। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, तो हमारे यहाँ पे जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जो जनसंख्या है तथा उसके लिए जो नियत किए गए सदस्यों की संख्या का अनुपात समस्त राज्य में यथासाथ एक ही हो तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा में स्थानों की संख्या का बंटवारा ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से राज्य की जनसंख्या का अनुपात समस्त राज्यों में यथा सात एक ही हो। अनुच्छेद 81 दो ए और बी। इस प्रकार संविधान लोकसभा के निर्वाचन में प्रतिनिधित्व की एकरूपता जनसंख्या के आधार पर दो प्रकार से स्थापित करने का प्रबंध करता है। तो विभिन्न राज्यों में और एक राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों। मूलतः ये क्या मैटर है मैं बता देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे इंडिया है तो इंडिया को एक पूरा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया। इसमें टोटल जो सीटें हैं वो 550 हैं। अब जो यूपी का क्षेत्र है उसकी मान के चलिए, जैसे हमने जो सीटों का आधार विभाजित किया वो मुख्यतः 10 लाख की पॉपुलेशन को माना है। तो उसकी जो सीटें हैं वो 80 हैं टोटल। लेकिन जो यूपी है उसमें भी विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र हैं, छोटे छोटे छोटे। तो उसमें भी हमने समानता लाने का प्रयास किया है। जैसे 10 लाख पर एक सीट, 10 लाख पर एक सीट, 10 लाख पर एक सीट, 10 लाख पर एक सीट। अब इनको एक निर्वाचन क्षेत्र जैसे यूपी में 80, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ऐसे हमने प्रयास किया है। तो दो तरीके से, एक तो विभिन्न राज्यों में, एक राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में। ठीक है। पूछ रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर होगा। तो 1971 प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, राज्यों के मध्य। ठीक है।
तो संविधान के अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की जो सीटों का राज्यों के मध्य जो आवंटन होता है 1971 की जनगणना के आधार पर होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक के लिए थी, यानी हमने पहले प्रावधान किया था कि हम 2000 तक रखेंगे, उसके बाद इसमें परिवर्तन कर देंगे। परंतु 84वें संविधान संशोधन जो हमने 2001 में किया था, उसमें हमने डिसाइड किया कि 2026 के बाद इसमें हमने जो पहली जो जनगणना के आंकड़े आएंगे जो वर्तमान में 2027 के बाद आने वाले हैं, तो हमें इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान लोकसभा में से प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का जो आवंटन है वो आधारित है। तो हमने देखा कि 1971 की जनगणना के आधार पर, लेकिन प्रश्न पड़ी है कि प्रत्येक राज्य के लिए, न कि राज्य के अंतर्गत। ठीक है, लोकसभा में राज्यवार, फिर देखिए प्रश्न, राज्यवार सीटों का जो आवंटन है 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो 2031 तक, जो कि हाँ, व्याख्या देखते हैं हम इसको एक बार। संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा अनुच्छेद 81(3) एवं अनुच्छेद 82 के परंतुक में संशोधन हमने करके द्वार के स्थान पर हमने लोकसभा में जो राज्यसभा सीटों का जो आवंटन का जो निर्धारण है वर्ष 2026 के पश्चात, बहुत बड़ा पॉइंट है ये देखिए, 2026 के जो पश्चात की जो पहली जनगणना अर्थात 2021 में 17वीं जनगणना होगी। तो अब थोड़ा पॉइंट इसमें विवादित है, क्योंकि जो अब वर्तमान में जो जनगणना हो रही है वो 2026 के बाद ही हो रही है, जो कि 2027 में हो रही है। तो इसमें हमें चेंजिंग लानी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले की जनगणना 2011 में हुई थी और 2021 में होनी थी 10 साल के बाद, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई और वो जो अब 2027 में हो रही है वो, तो फिर हमें चेंजिंग लानी पड़ेगी। अर्थात 2021 तो 17वीं गणना तक के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया तथा इसके निर्धारण के लिए तब तक वर्ष 1971 की जनगणना ही आधार हो। इसका जो प्रावधान है हमने इस वजह से किया कि किन्हीं राज्यों ने जनसंख्या के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है, कई राज्यों का जनसंख्या के मामले में खराब प्रदर्शन रहा है। तो मुख्यतः आपको क्या ध्यान रखना है, 7वीं जनगणना तक। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की जो संख्या का जो निर्धारण है वो 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। ये वर्ष विशेष है तो 2026। ठीक है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का जो निर्धारण है परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया, 2026। ठीक है, भारत के संविधान में
निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो अब इनमें से कोई नहीं लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि पहले 552 हो सकती थी, लेकिन हमने 104 बार संविधान संशोधन किया था, अब 550 है। तो इस जब जो प्रश्न पूछा था उसके हिसाब से आंसर सी सही है, लेकिन अब इसमें चेंजिंग हो जाएगी। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है, से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 550 या 552 थी, जो 530 राज्य से, 20 संघराज्य क्षेत्र से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकती थी। ठीक है, अनुच्छेद 81 और 331, 81 में लोकसभा, 331 में एंग्लो इंडियन। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कब हुआ 2019 में, लोकसभा की जो लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की जो व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी यानी अपने समाप्त कर दिया है, और तदनुसार लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो 550 ही हो सकती है। ठीक है, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तुमने समय समय पर लोकसभा के सदस्यों में वृद्धि की, तो वो 7वां संविधान संशोधन और 31वां देखते हैं। तो 7वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था 1956 में, के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन भी किया गया था, और अनुच्छेद 81 के तहत राज्यों से निर्वाचित होने वाली लोकसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या वो 500 और संघ राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी, 20, कुल कितनी 520 निर्धारित की गई थी। इसके बाद हमने 31वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1973 में हुआ था, फिर हमने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के जो लोकसभा सदस्यों की जो अधिकतम क्रमशः संख्या 550, 525 और 20 जो संघ राज्य क्षेत्र, टोटल 545 निर्धारित की गई। 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले सदस्यों की लोकसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या को बढ़ाकर हमने 25 किया था, जिसे 31वें संशोधन से पुनः 20 कर दिया गया। 25 से बढ़ाकर फिर हमने पुनः 20 कर दिया गया। तत्पश्चात गोवा, दमन और दीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 में हुआ था, उसके द्वारा निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की जो कुल अधिकतम संख्या बढ़ाकर हमने 550, 530 राज्यों से और 20 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्रों से निर्धारित की गई थी। ठीक है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई? तो वो 31वां संविधान संशोधन था। जो 42वां संविधान संशोधन है हम उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो इंदिरा गांधी के समय हुआ था।
तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की जो अधिकतम संख्या है वो 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या 25 से बढ़ाकर 20 की गई। अनुच्छेद 81(1) में संशोधन द्वारा इस प्रकार लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 525 से बढ़ाकर 545 की गई। वर्तमान में लोकसभा की जो अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या 550 है, हो सकती है, अधिकतम है, ठीक है जी, जिसमें 530 से अधिक सदस्य राज्यों से और 20 से अधिक सदस्य यूटी से यानी केंद्र शासित से हो सकते हैं। गोवा, दमन और दीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 से 104वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कब हुआ था 2019 में द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों की मनोनयन का जो प्रावधान था उसे हमने न आगे बढ़ाया और निष्प्रभावी यानी हटा दिया। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं और जबकि शेष 19 निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। दिल्ली से 7 हैं, अंडमान निकोबार से 1 है, दादर नगर हवेली एवं दमन दीप से 2 हैं, लक्षद्वीप से 1 है, पुडुचेरी से 1 है, चंडीगढ़ से 1 है और जम्मू कश्मीर से जरूर ध्यान रखिए आप 5 है और लद्दाख से 1 है, क्योंकि जो लास्ट डेट अभी हमने यूटी बनाया है तो करंट में भी है और आ भी सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैसे भी चर्चा में आ गया। तो लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम निर्धारित संख्या वो कितनी, तब 550, लेकिन वर्तमान 545। लोकसभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो 545 थी, लेकिन 543 क्योंकि 2 हमने जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान था वो हटा दिया है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, तो 20 हो सकता है, जो कि वर्तमान में 19। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जो चुनाव हुआ, इनमें से कितनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों से थे, तो 530, ठीक है। वर्तमान में 524 है और 19 यूटी और राज्यों के लिए 524, ठीक है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें या स्थान आरक्षित हैं, तो 20 हैं, जो कि वर्तमान में 19, ठीक है। तो जो अनुच्छेद 81 है 31वां संविधान संशोधन 1973 गोवा, दमन, दीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा यथा संशोधित के अनुसार लोकसभा के लिए जो अधिकतम है वो 530 राज्यों से 20 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों में लोकसभा की सीट एक बार और देख लीजिए 19 है, दिल्ली से 7, अंडमान निकोबार से 1, चंडीगढ़ से 1, दादर नगर हवेली और दमन दीप जो मिला दिए गए 2, लक्षद्वीप से 1, पुडुचेरी से 1, जो ध्यान रखना है वो है जम्मू कश्मीर से 5 और लद्दाख से 1। जबकि राज्यसभा में केवल हमने देखा है तो दिल्ली से 3 है, पुडुचेरी से 1 है और जम्मू कश्मीर से 4 है।
राज्यसभा में केवल जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली का प्रावधान है। तो दिल्ली से कितने? 3, पुडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो हमने एक अनुच्छेद देखा था, अनुच्छेद 331, जो कि एंग्लो इंडियन से था। अनुच्छेद जो 330 है वो लोकसभा में एससी के आरक्षण की बात करता है। जो अनुच्छेद, ठीक है, और जो अनुच्छेद 332 और जो 333 है वो राज्यों में जो विधानसभा है उनसे संबंधित है। जो आगे पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330(1) के खंड का यानी ये के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वही अनुच्छेद 330(1) के उपखंड बी में असम के स्वायत्तशासी जो स्वशासी जिले हैं उनकी अनुसूचित जातियों को छोड़कर अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा उपखंड जो ग है असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की। तो 331 मुख्यतः किससे संबंधित है? 330 आरक्षण से संबंधित लोकसभा। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं। तो ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें लोकसभा में एससी के लिए स्थान आरक्षित नहीं है? तो केरल और तमिलनाडु। प्रश्नावधि में अग्रांकित राज्य संघराज्य क्षेत्रों में जो अनुसूचित जाति लोकसभा के लिए जो आरक्षित स्थान नहीं थे, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों तथा दादर नगर हवेली एवं लक्षद्वीप के अतिरिक्त अन्य संघराज्य क्षेत्रों यानी 2 अपवाद थे। वर्ष 2008 में परसीमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित किए गए, जबकि शेष उपयुक्त राज्य संघराज्य क्षेत्रों में पूर्व स्थिति। ठीक है। इस प्रकार वर्तमान में जो विकल्प ये सही है। वर्तमान में जो अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश यानी कहाँ आरक्षित नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, गोवा में नहीं, मणिपुर में नहीं, मेघालय में नहीं, मिजोरम में नहीं, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी राज्य संघराज्य क्षेत्रों में स्थान आरक्षित नहीं। ठीक है। किसी राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है, ऐसा कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, जो हमने अभी ऊपर देखा था। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कहते हैं। अब वो प्रश्न पूछ रहा है कि टोटल कितनी है? तो टोटल है 84। कितनी? 84। और वो कितनी? एससी के लिए। ठीक है। लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षण का जो प्रावधान है, वर्तमान में लोकसभा के लिए 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा
47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। यदि किसी, तो टोटल कितनी, 84 SC के लिए और 47 ST के लिए। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा में स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या क्या हो? तो इसमें क्वेश्चन मार्क है। इसका सही आंसर नहीं निकल सकता क्योंकि प्रश्न सही नहीं है। तो अनुच्छेद 330(2) के यदि किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए जो स्थान आरक्षित हैं, वो स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य की जो आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य संघ क्षेत्र की या उस राज्य की बाकी अनुसूचित जनजातियों की जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार है आरक्षित है। जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से। अभी आप पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर समझाऊंगा आपको। उदाहरण, वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल में तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 42 थी, जिसमें से अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें 8 और 6 थी। वर्ष 2008 के प्रशीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 10 एवं 7 थे। वर्तमान में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान 4 और 3। तदनुसार अब 42 लोकसभा सीटों वाला एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है। एक सेकंड, पश्चिम बंगाल है जहाँ अनुसूचित जातियों के लिए 10 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 2। तो मुख्यतः जो प्रावधान होते हैं जो SC के लिए 84 और ST के लिए 47, तो ये उनकी जनसंख्या के अनुपात में होते हैं। इस सब पूरा चूतिया बना दिया, सॉरी घुमा रहा है। तो कितना जनसंख्या का अनुपात, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें? तो इसका जो सही आंसर है वो मध्य प्रदेश। वर्ष 2008 के प्रशीमन के बाद देश के सभी राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक जो सीटें हैं वो मध्य प्रदेश में कितनी है? तो 6। ये भी ध्यान रखिए, कितनी? 6। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0। तो ST के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में एक भी सीट नहीं, जबकि गुजरात में 4 है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो अभी देखा था हमने MP और कितना 6। निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? मध्य प्रदेश और 6, ऐसे ध्यान रखिए, ठीक है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी? तो भारत के राष्ट्रपति के पास थी, और कितनी? 2। तो अनुच्छेद कौन सा था? 331, जो कि अब हमने हटा दिया। एक बार और देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 331 था, राष्ट्रपति की राय में जैसे उस समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं हो तो कितने? तो 2 मनोनीत कर सकता था। यह प्रावधान मूल संविधान अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों के लिए था, ठीक है।
इसे भी क्रमिक रूप में हमने संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया था। 95 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो 2009 में हुआ था, प्रारंभ में 70 वर्ष तक हमने निर्धारित किया गया था, बट हमने 104वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में आया था, पुनः 334 में संशोधन, यानी जो आरक्षण में दिया गया था वो अनुच्छेद 334 के तहत दिया गया था। ठीक है, अब क्या किया है हमने, 70 वर्ष से 80 वर्ष किया गया है, परंतु 80 वर्ष किसका किया गया, तो एससी के लिए। ठीक है, जो एसटी का जो आरक्षण है और जो एससी का आरक्षण है उसे हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, 10 साल के लिए, परंतु जो आंग्ल भारतीय का जो प्रावधान था वो हमने हटा दिया। ठीक है, तो सिंपल करके पढ़िए, वो बहुत पेचीदा बना दिया। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वो इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं, तो 2 करता था। अनुच्छेद 331 था 104वां संविधान संशोधन कब 2019 द्वारा हमने ये प्रावधान हटा दिया गया। ठीक है, और इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो टोटल प्रश्न है वो 95 के आसपास है, तो अगली वीडियो में जितने भी प्रश्न बचेंगे वो हम करेंगे, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो जो लंबी हो जाती है फिर पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता था, तो आंग्ल भारतीय। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको एक बार पूरी तरीके से। तो आंग्ल भारतीय का प्रावधान था, अनुच्छेद 331 था और अनुच्छेद 334 के तहत हमने दिया था। 70 वर्ष तक चला था ये प्रावधान। इसके बाद हमने 104वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में किया था, उससे हमने इस प्रावधान को हटा दिया। वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान आंग्ल भारतीयों के लिए संविधान में नहीं। तो इस तरह मित्रों आज हमने 30 प्रश्न किए हुए, कल हम 31 के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और जो भी आगे के प्रश्न है वो उन्हें हम करेंगे। आज की वीडियो हम यही होल्ड करते हैं। मेरे जो भी दोस्त हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आगे अब क्या करूँगा, आपसे थोड़े थोड़े प्रश्न जनरेट करूँगा, उसके माध्यम से आप कमेंट करें और आप अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर सकते हैं। मेरे जो भी मित्र हैं, अगर इस वीडियो को, मेरे 2 चैनल हैं, एक रामप्रसाद IAS के नाम से जहाँ पे आपको पूरी GS से संबंधित कंटेंट मिलेगा, और वो जो वीडियो पॉलिटी की चल रही है वर्तमान में, जो घटना चक्र है, वो हमें रामप्रसाद IAS पे भी मिलेगी। लेकिन एक दूसरा चैनल है पॉलिटिकल पाथवे के नाम से, वो चैनल मैंने जैसे प्रोफेसर के जो एग्जाम है, UGC नेट के एग्जाम है, उससे संबंधित जितने भी जो एग्जाम है वहाँ पे पूरे भारत में कहीं में भी पॉलिटी से संबंधित प्रश्न बनते हैं, उससे संबंधित वीडियो आपको वहाँ मिलेगी। तो ये वीडियो दोनों चैनलों पर डलती है, लेकिन पॉलिटी से संबंधित वीडियो, केवल पॉलिटी से संबंधित वीडियो पॉलिटिकल जो पाथवे है उस पर देख सकते हैं, और आपको सभी तरह की वीडियो चाहिए तो वो रामप्रसाद IAS पर देख सकते हैं। इससे संबंधित जो भी PDF है वो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दिए, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप रोज न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, क्योंकि मैं आपके लिए रोज न्यूज़पेपर्स जो भी आपको पढ़ना है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, दैनिक जागरण है, हिंदू है, हिंदू का हिंदी ट्रांसलेशन है वो भी, वगैरह तरह तरह के जो न्यूज़पेपर है वो मैं अपलोड कर देता हूँ डेली सुबह, तो आप जाके उसका फायदा उठा सकते हैं। तो धन्यवाद।
आज की क्लास हम यहीं होल्ड करते हैं। थैंक यू।